अस्सलाम वालेकुम। 2 जनवरी साल 2000 एडम कॉन्ट्रास्ट नाम का एक अमेरिकन सिंगर कोलंबस ओहायो से निकलता है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के लिए। एडम पहली बार अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा था बिजनेस करने के लिए और इस मेमोरेबल मोमेंट को वो हमेशा याद रखना चाहता था। उसने अपना कैमरा एक दोस्त को दिया और हाथ में अपनी पालतू बिल्ली को लेके 15 सेकंड की एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे पहला और आज तक का लॉन्गेस्ट रनिंग ऑनलाइन वीडियो ब्लॉग या व्लॉग है। 15 सेकंड की इस वीडियो ने एक ऐसी टाइप ऑफ कंटेंट की शुरुआत की जो शायद आज के टाइम पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जॉनर है। और ये बात कोई आम सी बात नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की साइकोलॉजी पे बेस्ड है। इस वक्त 114 मिलियन यानी 14 करोड़ से भी ज्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि एक्टिवली मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट बना रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान में इस कंटेंट को कंज्यूम करने वाले 7 करोड़ के करीब यूजर्स हैं, जो कि एक एस्टिमेशन है, सिर्फ नंबर इससे भी कहीं बड़ा हो सकता है। लास्ट ईयर के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा जिस कैटेगरी के कंटेंट को देखा वो था म्यूजिक, ड्रामा और ऑफ कोर्स व्लॉग्स। जबकि वहीं इंडिया की टॉप कैटेगरीज में म्यूजिक, कॉमेडी, एजुकेशन और स्पोर्ट्स था और फिर जाके कहीं व्लॉगिंग या इस जैसे किसी और टाइप के कोई यूजलेस कंटेंट की बारी आती है। मैंने लफ्ज यूज किया है यूजलेस, एंड यस आई मीन इट। यूजलेस यानी ना तो इनसे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, ना कोई स्किल, ना कोई क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी कॉग्निटिव एबिलिटीज, ना इनोवेशन और ना ही कोई एंटरप्रेन्योर्स जैसा माइंडसेट देखने को मिलता है। इनफैक्ट कोई कॉमेडी भी नहीं होती कि चलो उसी के नाम पे जस्टिफाई किया जा सके। तो आखिर क्या वजह है कि इस टाइप के कंटेंट को या इस जैसे बाकी क्रिंज और यूजलेस कंटेंट को सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है? इस कंटेंट को देखने वाले लोग आखिर हैं कौन? ये लोग कैसे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हैं? एक साइंटिफिक फिनोमेना चल रहा होता है इनके दिमागों में, वो साइंस क्या है? हमें अभी तक इसका क्या नुकसान हो चुका है और मजीद नुकसान से कैसे बचा जा सकता है? लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ वाचिंग यूजलेस कंटेंट। अर्ली 2000s में YouTube या इस जैसा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन एडम कॉन्ट्रास्ट की एक अपनी पर्सनल ब्लॉगिंग साइट थी जहां वो अपने मेमोरेबल मोमेंट्स को फ्रेंड्स और फैमिली के लिए अपडेट करता था। इस वेबसाइट का नाम है 4tvs.com और एडम आज भी इस पर्सनल साइट पे अपनी वीडियोस और ब्लॉग्स अपडेट करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि ये वेबसाइट मोनेटाइज्ड भी नहीं है, यानी वो इससे कोई पैसा नहीं कमा रहा। इवन कि उसके YouTube चैनल पे भी आज की डेट तक सिर्फ 3700 सब्सक्राइबर्स हैं। 2005 में जब YouTube लॉन्च हुआ तो इसके लॉन्च होते ही एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे जुड़ने लग गए और देखते ही देखते इस प्लेटफॉर्म ने क्रिएटर्स के लिए कमाने का एक नया तरीका निकाल लिया। YouTube पे जो सबसे पहली वीडियो शेयर हुई वो भी एक व्लॉग था जिसे YouTube के फाउंडर जावेद करीम ने पब्लिश किया, मी एट द जू के नाम से। इनफैक्ट जो सेकंड वीडियो पब्लिश हुई MW चैनल से वो भी आइस बोर्डिंग करते हुए एक शख्स का व्लॉग था। तो क्या इसका ये मतलब है कि YouTube असल में व्लॉग्स के लिए बना था या इसे किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था? वेल, सरप्राइजिंगली दोनों ही जवाब गलत हैं, क्योंकि YouTube ना तो व्लॉग्स के लिए बनाया गया था और ना ही किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए, बल्कि असल में इसे एक वीडियो डेटिंग वेबसाइट के तौर पे बनाया गया था जहां आप अपनी वीडियोस शेयर कर सकते थे और कोई भी आपकी वीडियोस देख के कमेंट कर सकता था। इससे पहले मार्केट में एक और डेटिंग वेबसाइट चल रही थी हॉट और नॉट के नाम से और YouTube इसी वेबसाइट के कंपटीशन में लॉन्च हुई थी। लेकिन ये आइडिया कुछ खास काम नहीं किया, तो YouTube के फाउंडर्स ने इसे एक जनरल वीडियो पोस्टिंग वेबसाइट में कन्वर्ट करने का प्लान किया। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द राइज ऑफ YouTube। YouTube ने सिर्फ 6 माह में इंटरनेट पे अपनी धाक बिठा दी थी और हर रोज हजारों नहीं लाखों यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे थे। इवन के 2013 तक 1 अरब यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके थे और इस वक्त ये तादाद 3 अरब के करीब है। 45 करोड़ व्यूअर्स के साथ इंडिया टॉप पे है और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन 7 करोड़ के करीब बनता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सब सिर्फ एस्टिमेशंस हैं, नंबर इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। इन यूजर्स में सबसे बड़ी तादाद यूथ की है और मेजोरिटी यूजर्स यूजलेस किस्म के कंटेंट को कंज्यूम कर रही है। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि जब पता है कि एक चीज यूजलेस है और उसका कोई फायदा ही नहीं है बल्कि उल्टा टाइम वेस्ट है, तो आखिर उसे लोग इतना ज्यादा देखना क्यों पसंद करते हैं? आखिर कोई तो वजह होगी। अब अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि शायद मैं किसी क्रिएटर को रोस्ट करने लगा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है, क्योंकि आई थिंक कि रोस्टिंग करने वाले भी आपके इमोशंस को यूज करते हुए सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। देखा जाए तो वो भी एक यूजलेस किस्म का कंटेंट ही बना रहे होते हैं, कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे होते वीडियो में। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं कि इस यूजलेस किस्म के कंटेंट को लोग इतना क्यों देखते हैं और इसके पीछे की साइंस आखिर क्या है। 3 साइकोलॉजिकल फिनोमेना इसके पीछे और एक तो आई थिंक कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है रिलीज ऑफ हैप्पीनेस केमिकल।
डोपामीन दिमाग का एक न्यूरोट्रांसमीटर या आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो एक केमिकल होता है जो आपको एक प्लेजर की, एक खुशी की फीलिंग देता है। इसे दिमाग का फील गुड मैसेंजर भी कहा जाता है और डोपामीन तब रिलीज होता है जब आप कोई ऐसा काम करें जो आपको अच्छा फील करवाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गेम जीत जाए, अपना फेवरेट फूड खा रहे हो, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे या आपको कोई ऐसी चीज मिले जो आपके लिए एक्साइटिंग या किसी भी सेंस में फायदेमंद हो। अब यूजलेस कंटेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक चीज होती है जो इस डोपामीन को ट्रिगर करती है और वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यूजलेस या क्रिंजी कंटेंट में जब आप कुछ देखते हैं जो आपको थोड़ा फनी, सरप्राइजिंग या एंटरटेनिंग लगता है, चाहे वो असलियत में बेकार ही क्यों ना हो, आपका दिमाग उस क्यूरियोसिटी से कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है या क्विक रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन से डोपामीन रिलीज करता है। आपको ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ये छोटी छोटी डोपामीन बर्स्ट्स आपको वीडियो देखने का मजा देती हैं और आप फिर से वही कंटेंट दोबारा देखना चाहते हैं, चाहे उसका कोई सिग्निफिकेंट फायदा हो ही ना। दिस मीन्स दैट इवन द कंटेंट इज यूजलेस, द इमीडिएट प्लेजर और नोवेल्टी फ्रॉम द एक्सपीरियंस ट्रिगर्स डोपामीन। सेकंड नंबर पे जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है उसका नाम है शेडेनफ्रॉइड। ये एक जर्मन लफ्ज है और इसका मतलब है किसी की बदकिस्मती, फेलियर्स या बेवकूफ किस्म की हरकतों से खुशी मिलना। और ये क्रिंज वीडियोस के इतना वायरल होने की वजह भी यही होती है कि व्यूअर्स इन लोगों को देख के सेल्फ वैलिडेशन शुरू कर देते हैं, खुशी महसूस करते हैं और खुद को सुपीरियर फील करने लग जाते हैं कि एटलीस्ट हम तो इनसे बेहतर ही हैं। ये चीज एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी फील करवाती है व्यूअर्स को और लोग ये सोच के खुश होते हैं कि चलो हम तो एटलीस्ट इतने बेवकूफ नहीं है जितने ये लोग हैं। असल में वो लोग भी बेवकूफ नहीं होते, सिर्फ आपकी अटेंशन खींच रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी परसेप्शन या पर्सपेक्टिव होता है जिसकी वजह से आप उनको बेवकूफ समझने लग जाते हैं और खुद को उनसे बेहतर। आप अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करते हैं और ये एक चेन बन जाती है जिससे वो कंटेंट वायरल हो जाता है। तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सोशल मीडिया एल्गोरिदम। हर सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या इवन के यूट्यूब, ये एक एल्गोरिदम के सर पे चल रहे हैं। एल्गोरिदम यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक प्रोग्रामिंग का तरीका है जो ये डिसाइड करता है कि किस किस्म के कंटेंट को किस टाइप की ऑडियंस के पास और किस वक्त पे दिखाना है। ये एल्गोरिदम आपके पास्ट इंटरेक्शंस, लाइक्स, कमेंट्स और बिहेवियर्स को जज करता है और आपके इंटरेस्ट्स के मुताबिक कंटेंट को आपकी फीड में या टाइमलाइन में पुश करता है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद सोशल मीडिया में यूजलेस कंटेंट इसलिए ज्यादा चलता है क्योंकि ये सोशल मीडिया एप्स खुद उस कंटेंट को प्रमोट करती हैं। ये बात इस सेंस में तो ठीक है कि इन एप्स का मकसद होता है यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा देर तक अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ के रखना, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इस एल्गोरिदम को असल में हम खुद ही शेप कर रहे होते हैं। इन कंटेंट क्रिएटर्स को गालियां देने से पहले जरा ये सोचें कि ये कंटेंट आपकी फीड में आता क्यों है या सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इसे इतना ज्यादा पुश क्यों करता है। द रीजन इज यू। आप चाहे उनकी वीडियो उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए क्यों ना देखें, आपका क्रिटिसिज्म वाला कमेंट भी असल में इन वीडियोस को एल्गोरिदम में पुश कर रहा होता है। और पता है क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एप्स को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कोई एजुकेशनल बात फैलाई जा रही है, कोई फजूल चीज या इवन कोई कंट्रोवर्सी। उन्हें सिर्फ एंगेजमेंट चाहिए और कंट्रोवर्सी से ज्यादा एंगेजमेंट और किस पे आ सकती है भला। यही वजह है कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स बाज़-औक़ात फेक किस्म की लड़ाइयां करते हैं, झूठे सिनेरियोस बनाते हैं, प्रैंक्स करते हैं ताकि कोई कंट्रोवर्सी बने और लोग ज्यादा से ज्यादा उन्हें देखें, उनके बारे में डिस्कशन करें। ट्रस्ट मी, आपकी गालियों से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट वो तो खुश होते हैं। मैं अगेन इन रोस्टिंग करने वाले क्रिएटर्स को भी यूजलेस ही समझता हूं क्योंकि जब ये रोस्टिंग की वीडियो बनाते हैं तो ये भी इनडायरेक्टली एक तरह से उस कंटेंट की प्रमोशन ही कर रहे होते हैं, लेकिन व्यूअर्स इनको देख के खुश होते हैं कि हाँ भाई, डकी की इकरा की बैंड बजा दी उसने और बहुत अच्छी रोस्टिंग की है। पर मकसद क्या है? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालना या व्यूज लेना, जो उन फेमस यूट्यूबर्स का नाम यूज करके ये हासिल करना चाहते हैं। अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं होती इन वीडियोस में। मैं ना तो किसी की साइड ले रहा हूँ और ना ही किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि वीडियो का मकसद इस माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इस टाइम पे एक गेम बनी हुई है। हर कोई इस गेम को जीतना चाहता है और ये क्रिएटर्स भी इसी गेम के प्लेयर्स हैं। तो इन क्रिएटर्स को क्रिटिसाइज करने से पहले ये देखें कि उनको एल्गोरिदम में लाने वाले लोग भी आप ही हैं। सिर्फ इन क्रिएटर्स को कसूरवार ठहराया जाना किसी हद तक गलत है। दे आर डूइंग व्हाट दे हैव टू, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ और है ही नहीं दिखाने को। अब आप उसे टैलेंट कहें या कोई और वैल्यू। बहस सिर्फ इस बात पे बनती है कि हमारी यंग जनरेशन इस किस्म के कंटेंट पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, इनफैक्ट आई वुड से कि वेस्ट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और हमें इस मसले से अपनी आने वाली जनरेशन को सेव करना है ताकि हम कोई वैल्यू क्रिएट कर सकें। ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए, मैं ना तो व्लॉगिंग को बुरा कह रहा हूँ ना व्लॉगर्स को, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर मोरल, एथिकल और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। ये बात मैं सिर्फ व्यूअर्स के लिए नहीं कह रहा, बल्कि हर उस कंटेंट क्रिएटर के लिए भी कह रहा हूँ जो किसी भी किस्म का कंटेंट बना रहा है। Put some value, something creative or something worthy for the future of our generation.